सभी को नमस्कार। मैं संजय चेतवानी गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल देपालपुर इंदौर से आपका स्वागत करता हूं। आपका इस वीडियो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। लेखाक्रम अकाउंटेंसी कक्षा 12वीं इकाई 5 ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये अपना आज का टॉपिक है। अपना टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन। तो ऋण पत्रों के निर्गमन से पहले अपन ये जानते हैं कि ऋण पत्र क्या होते हैं। ऋण पत्र ऋण की लिखित स्वीकृति होती है जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा यानी कि कॉमन सील अंकित रहती है, जिसमें एक निर्धारित तिथि पर मूलधन के भुगतान तक एक निश्चित दर से ब्याज के भुगतान का अनुबंध होता है। तो इसमें कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे ऋण पत्र ऋण की लिखित स्वीकृति है, यानी ऋण पत्र क्या है, ऋण की लिखित स्वीकृति है। कंपनी क्या करती है, कंपनी को लोन की आवश्यकता है, लंबे समय के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो कंपनी पब्लिक से लोन ले लेती है, तो उस लोन की रसीद का काम करता है ऋण पत्र। तो ऋण पत्र क्या है, ऋण की लिखित स्वीकृति है कि पब्लिक ने आपको लोन दिया, उसकी एक लिखित स्वीकृति प्रदान हुई है ना। तो ऋण पत्र ऋण की लिखित स्वीकृति हो जिसपे कंपनी की कॉमन सील यानी कि एक सार्वमुद्रा अंकित होती है। और जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 10 साल के लिए ऋण पत्र जारी किए हैं, यानी कंपनी 10 साल बाद आपका पेमेंट कर देगी। आपने अगर कंपनी के ऋण पत्र खरीदे हैं और उसके बदले में कंपनी को पैसे दिए हैं यानी ऋण दिया है, तो उसका आपका पेमेंट आपको 10 साल बाद मिल जाएगा। और कंपनी ने ऋण पत्र के निर्गमन के समय ये शर्त डाल दी है कि कंपनी 10 साल बाद इन ऋण पत्रों का पेमेंट कर देगी, तो 10 साल बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर आपने ऐसी कंपनी में ऋण पत्र खरीदे हैं जो कंपनी बोल रही है कि 10 साल बाद हम ऋण पत्रों का पेमेंट कर देंगे, बदले में आपको वो 10 साल तक ब्याज देती रहेगी निश्चित दर से। इसलिए ऋण पत्र ऋण की एक लिखित स्वीकृति होती है जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा यानी कि कॉमन सील अंकित होती है, जिसमें कंपनी एक निर्धारित तिथि पर मूलधन के भुगतान तक एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान का अनुबंध करती है। इसमें एक अनुबंध होता है। ऋण पत्रों के प्रकार, यानी कंपनी ने जो ऋण पत्र जारी किए हैं, ऋण पत्र जारी करके उसको मार्केट में रखा है, लोगों ने उनके ऋण पत्र खरीदे हैं, ऋण पत्र के बदले में कंपनी को पैसे दिए हैं, कंपनी के पास ऋण पहुंचा है। तो ऐसे जो ऋण पत्र होते हैं इनके क्या प्रकार हैं। तो पहला है इसमें स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। प्रमुख रूप से 6 प्रकार होते हैं इसके। पहला है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। फिर सुरक्षा के आधार पर, ऋण पत्रों के जो प्रकार हैं उनके कुछ आधार हैं। स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, सुरक्षा के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, शोधन यानी कि पेमेंट के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, परिवर्तनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, शोधन की प्राथमिकता के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, और ब्याज कूपन दर के आधार पर भी 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। तो इन 6 आधार पर ऋण पत्र 12 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वामित्व के आधार पर पंजीकृत ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र। कंपनी ने अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है और ऋण पत्र जारी किए हैं, उसमें रजिस्टर में एंट्री है कि हमने ये ऋण पत्र इस व्यक्ति को जारी किए, तो पंजीकृत है, आपका नाम उसमें दर्ज है। आपने अगर कंपनी के ऋण पत्र खरीदे हैं उसमें अगर आपका नाम दर्ज है कंपनी के रजिस्टर्ड में, कंपनी की पंजी में आपका नाम दर्ज है, तो आप पंजीकृत ऋण पत्र अपने खरीदे हुए ऐसा माना जाएगा। और कंपनी ने अपना कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रखा, उसमें एंट्री नहीं कर रखी कि इस नंबर से इस नंबर तक के जो ऋण पत्र जारी करें वो इस व्यक्ति को करें, या उस नंबर से उस नंबर तक के ऋण पत्र जारी करें तो उस व्यक्ति को करें। आपने अगर कंपनी ने अगर ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, ऐसे कोई पंजी मेंटेन नहीं करी और नॉर्मली ऋण पत्र जारी कर दिए, तो उसको वाहक ऋण पत्र कहते हैं, यानी बियरर डिबेंचर्स, और पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड डिबेंचर। सुरक्षा के आधार पर साधारण या बंधक रहित ऋण पत्र और बंधक ऋण पत्र। कंपनी ने ऋण पत्र जारी किए, उस समय कंपनी ने बोला कि हम ये चीज़ गिरवी रख रहे हैं, इसके बदले में हम ऋण पत्र जारी कर रहे हैं। कंपनी ने अगर कोई बड़ी स्थायी संपत्ति को गिरवी रख दिया है बैंक के पास और उसके बदले में ऋण पत्र जारी किए हैं तो वो सुरक्षित है, और ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो असुरक्षित है या बंधक रहित है। फिर शोधन यानी पेमेंट के आधार पर शुद्ध ऋण पत्र और अशुद्ध ऋण पत्र। कंपनी ने ऋण पत्र जारी करते समय बता दिया कि हम 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद पेमेंट कर देंगे, मतलब उनका पेमेंट तय है, तो शुद्ध ऋण पत्र। लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ डेट डिसाइड नहीं करी है, ऋण पत्र जारी करते समय कोई डेट नहीं बताई कब पेमेंट करेगी, तो अशुद्ध ऋण पत्र। स्वामित्व के आधार पर शोधन में प्राथमिकता के आधार पर, शोधन में प्राथमिकता के आधार पर प्रथम ऋण पत्र, द्वितीय ऋण पत्र। जिन ऋण पत्रों का पेमेंट सबसे पहले किया जाता है वो प्रथम ऋण पत्र, और प्रथम के बाद में जब दोबारा ऋण पत्रों का पेमेंट जिनका किया जाता है वो द्वितीय ऋण पत्र। तो ये था, इसमें स्क्रीन में थोड़ा अपन नीचे वाली लाइन पे पढ़ेंगे। प्राथमिकता के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। शोधन के प्राथमिकता के आधार पर प्रथम और द्वितीय। पहली बार जिनका पेमेंट होगा प्रथम, उसके बाद अब जब सेकंड टाइम जिसका पेमेंट होगा वो द्वितीय।
परिवर्तनशीलता के आधार पर परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। जिन ऋण पत्रों को अपन अंशों में या दूसरे तरह के ऋण पत्रों में परिवर्तित कर सकते हैं वो परिवर्तनशील, और जिन ऋण पत्रों को अपन अंशों में या ऋण पत्रों में परिवर्तित नहीं कर सकते वो अपरिवर्तनशील। ब्याज कूपन दर के आधार पर शून्य कूपन दर और भारी छूट ऋण पत्र, शून्य कूपन ऋण पत्र और भारी छूट ऋण पत्र। जैसे कंपनी के ऋण पत्र नहीं बिक रहे हैं और इसलिए कंपनी अपने रेट गिरा दे रही है, यानी कंपनी अपने ऋण पत्र जारी तो करेगी 80 पर, लेकिन आपको पेमेंट करेगी 100 पर, तो ये जो 20 का जो गैप है इसको कूपन दर अपन बोलेंगे, इसको ब्याज नहीं बोलेंगे। यानी कंपनी आपको जारी कर रही है 80 पर, यानी आप कंपनी को दे रहे हो 80, लेकिन जब कंपनी आपको पेमेंट करेगी तो 100 देगी, तो 20 का जो गैप है ये ब्याज नहीं है, ये कूपन दर है। तो ये शून्य कूपन ऋण पत्र होते हैं, और इसमें अगर और ज़्यादा छूट अगर दे देती कंपनी तो उसको भारी छूट ऋण पत्र कहते हैं। यानी 100 की चीज़ 80 में ना जारी करके 70 और 60 में जारी करे, यानी और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दे तो वो भारी छूट ऋण पत्र कहते हैं। मतलब आपने कंपनी को दिए हैं 60, लेकिन कंपनी आपको पेमेंट करेगी 100 का, तो वो भारी छूट ऋण पत्र हो जाता है, मतलब ज़्यादा ही डिस्काउंट दे दिया। ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रमुख विधियाँ 2 प्रकार से हैं, एक तो एक मुश्त निर्गमन यानी लमसम इशू, और एक किस्तों में निर्गमन यानी कि इशू इन इंस्टॉलमेंट। तो इन दोनों पर ही अपन को चर्चा करनी है। इससे पहले अपन देखते हैं ऋण पत्रों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स। पहला है ऋण पत्र जो है ऋण का प्रमाण होते हैं। कंपनी जब ऋण पत्र जारी करती है तो जो ऋण खरीदता है यानी जो ऋण पत्रधारी रहता है उसके पास ऋण पत्र के रूप में एक प्रमाण रहता है कि मैंने इस कंपनी के इतने के ऋण पत्र खरीदे हैं। तो ऋण पत्र क्या है? ऋण का प्रमाण है। अगला है निश्चित ब्याज दर। ऋण पत्रों पर निश्चित ब्याज दर रहती है 5%, 10%, 15%, जितना भी ऋण पत्रों की जो दर होती है ब्याज की, वो कंपनी निर्गमन के समय ही बता देती है कि हम इतने % ब्याज देंगे। उस ऋण पत्र का नाम ही उस ब्याज दर के नाम से जाना जाता है। जैसे कंपनी ने 6% ऋण पत्र जारी किए हैं यानी कि 6% ब्याज मिलता रहेगा। कंपनी ने अगर 10% ऋण पत्र जारी किए हैं मतलब कंपनी ऋण पत्रधारी को 10% ब्याज वार्षिक देती रहेगी। अगला है वापसी का अनुबंध। उसमें वापसी का भी अनुबंध रहता है कि कंपनी कितने समय बाद ऋण पत्रों का पेमेंट करेगी। फिर दीर्घकालीन ऋण। कंपनी ये जो ऋण लेती है दीर्घकालीन लेती है यानी लंबी अवधि के लिए इस प्रकार का ऋण लेती है। अगला है ब्याज भुगतान की अवधि भी उसमें बताई जाती है कि कितने समय तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा और उसके बाद कितने समय बाद उसका पेमेंट वापस से रिडेम्पशन या ऋण पत्रों का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ऋण पत्रों की ये विशेषताएं रहती हैं। ऋण पत्रों का महत्व। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। कंपनी को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए कंपनी ने ऋण पत्र जारी किए, तो ऋण पत्रों के माध्यम से कंपनी को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। स्वामित्व नहीं। ऋण पत्रधारियों का कंपनी पर कोई स्वामित्व या फिर कोई मालिकाना हक नहीं होता। थोड़े समय के लिए ऋण पत्र होते हैं, कुछ समय के बाद में 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कंपनी उनका पेमेंट कर देती है। ऋण पत्र पूरे जीवन काल के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए ऋण पत्रधारियों का कंपनी पे कोई स्वामित्व का अधिकार नहीं होता, कोई मालिकाना हक नहीं होता। तीसरा निश्चित आय। कंपनी ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर से ब्याज देती रहती है, तो एक फिक्स रेट पे इनको इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो उनकी ब्याज की आय जो होती है वो निश्चित रहती है। ऋण वापसी की सुविधा रहती है। इसमें ऋण अगर कंपनी ने लिया है तो उसकी वापसी भी होगी, तो इसकी ऋण वापसी की सुविधा भी रहती है। और कंपनी अगर ऋण पत्र जारी करती है तो ऋण पत्रधारी वो ऋण पत्र किसी दूसरे को भी बेच सकते हैं और अपने ऋण की वसूली कर सकते हैं। ऋण पत्रधारियों की सुरक्षा रहती है, यानी कंपनी के अगर ऋण पत्र अगर खरीदे हैं तो उसका पैसा लगभग सुरक्षित माना जाता है। अंश और ऋण पत्र में अंतर, यानी शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस। अंश और ऋण पत्र। परिभाषा, डेफिनेशन। कंपनी की अधिकृत पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, उसे अंश कहते हैं। यानी कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल होती है उसको जब छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटा जो भाग होता है उसको अपन अंश कहते हैं। कंपनी ऋण के प्रतिफल में जो प्रमाण पत्र निर्गमित करती है उसे ऋण पत्र कहते हैं। यानी कंपनी ने जो पब्लिक से लोन लिया है उसके बदले में वो जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं उसे अपन ऋण पत्र कहते हैं। प्रतिफल। अंशों पर लाभांश दिया जाता है, यानी अगर कंपनी के अपन ने अंश खरीदे हैं तो हमें लाभांश मिलेगा, और कंपनी के हमने अगर ऋण पत्र खरीदे हैं तो हमें ब्याज मिलेगा। भुगतान। अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, क्योंकि अंशों से पूंजी बनती है, तो पूंजी की वापसी तो कंपनी के समापन पे ही हो पाएगी।
तो अंशों के भुगतान का जीवन काल मतलब अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता। और अनुबंध के अनुसार ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि में ही कर दिया जाता है, यानी एक निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। प्रकार अंश दो प्रकार के होते हैं, साधारण अंश या फिर समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर। और ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, अभी हमने इस वीडियो में ही पहले अपने इस बारे में डिस्कस किया है। समापन के समय भुगतान, कंपनी का समापन होने पर अंशों का भुगतान ऋण पत्रों के बाद होता है, और कंपनी का समापन होने पर ऋण पत्रों का भुगतान अंशों से पहले होता है, यानी पहले ऋण पत्रों का भुगतान होगा, उसके बाद में अंशों का भुगतान होगा। प्रतिफल, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। अगला है जर्नल के आधुनिक नियम। जर्नल के आधुनिक नियमों के आधार पर अपन अंशों के निर्गमन की प्रविष्टि करेंगे। तो जर्नल के 5 आधुनिक नियम हैं। संपत्ति खाते का नियम, दायित्व खाते का नियम, पूंजी खाते का नियम, आगम खाते का नियम और व्यय खाते का नियम। संपत्ति डेबिट नेचर की होती है, तो बढ़ने पर इसको डेबिट ही करेंगे, और अगर संपत्ति घट रही है तो इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। दायित्व क्रेडिट नेचर के रहते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की रहती है, तो बढ़ने पर इसको क्रेडिट ही रहने देंगे, और अगर ये घट रही है तो इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि इसको डेबिट कर देंगे। कैपिटल भी क्रेडिट नेचर की रहती है, क्योंकि वो भी लायबिलिटी है, बढ़ने पर इसको क्रेडिट ही रहने देंगे, और अगर ये कम हो रही है तो इसका अपोजिट यानी कि इसको डेबिट कर दिया जाएगा। आगम खाते का नियम यानी रेवेन्यू का नियम, अगर रेवेन्यू क्रेडिट नेचर की है तो उसको क्रेडिट ही रहने देंगे, अगर कम हो रही है तो उसका अपोजिट यानी इसको डेबिट कर दिया जाएगा। और व्यय खाते का नियम यानी एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के रहते हैं, तो बढ़ने पर इसको डेबिट ही रहने दिया जाएगा, और घटने पर इसका अपोजिट यानी इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इन जर्नल के 5 नियमों के आधार पर अपन निर्गमन की प्रविष्टि समझेंगे। एक मुश्त प्रविष्टि किस प्रकार से की जाए, यानी कंपनी अगर एक मुश्त ऋण पत्र जारी कर रही है, तो जब ऋण पत्रधारियों से एक मुश्त राशि प्राप्त हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, यानी अमाउंट, इसकी नरेशन क्या रहेगी, अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। अब इसमें बैंक को डेबिट किया गया है ना, तो यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का रूल लग रहा है। एसेट्स बढ़ रही है, बैंक में अपना बैलेंस बढ़ रहा है, यानी हमारी एक बैंक की प्रॉपर्टी हमारी जो है एसेट्स हमारी बढ़ रही है, इसलिए इसको अपन ने डेबिट किया। बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक को अपन ने डेबिट किया, और ये पैसा दे कौन रहा है, डिवेंचर होल्डर, यानी डिवेंचर होल्डर क्या है, हमारी एक तरह से लायबिलिटी हो गई, क्योंकि इन फ्यूचर हमको डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। तो बैंक में पैसा आ रहा है, यानी हमारी एसेट्स बढ़ रही है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया गया, और डिवेंचर होल्डर ये पैसा दे रहे हैं, तो एक लायबिलिटी क्रिएट होगी डिवेंचर होल्डर की, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट कर दिया गया, बैंक डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ अपन को उसको पुराने नियम के आधार पर देखें तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक पाने वाला इसलिए डेबिट, और डिवेंचर होल्डर देने वाले इसलिए उसको क्रेडिट किया गया। अगली प्रविष्टि, जब ऋण पत्रधारियों से प्राप्त राशि ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करना हो या एक मुश्त राशि देय होने पर क्या एंट्री कर रहे हैं अपन, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, यानी जो डिवेंचर होल्डर को अपन ने जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करके वो बैलेंस अपन डिवेंचर अकाउंट में डाल रहे हैं। यानी डिवेंचर होल्डर को अपन ने क्रेडिट किया, यानी उनका अपन ने अकाउंट क्रेडिट बैलेंस से खोल दिया। अब डिवेंचर होल्डर का अपन को अकाउंट क्लोज करके ये बैलेंस अपन को डिवेंचर अकाउंट में डालना है, यानी एक लायबिलिटी अपन डिवेंचर होल्डर की खत्म कर रहे हैं, और ये लायबिलिटी अपन किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरी लायबिलिटी बना रहे हैं डिवेंचर्स के नाम से। तो डिवेंचर्स होल्डर की लायबिलिटी अपन खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए इसको डेबिट कर दिया गया, और ये पैसा जा रहा है डिवेंचर अकाउंट में, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है डिवेंचर्स अकाउंट की, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया गया। तो डिवेंचर होल्डर वाली लायबिलिटी जो कम हो रही है उसको डेबिट किया अपन ने, और एक नई लायबिलिटी जो बढ़ रही है डिवेंचर की उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। एक प्रकार से 2 एंट्री अपन को याद करनी है कि अगर जब डिवेंचर होल्डर से अपन को पैसा मिलता है लमसम में, तो अपन पहली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट करो, देने वाले डिवेंचर होल्डर है, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट करो। तो पहली एंट्री स्क्रीन पे आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब ये डिवेंचर होल्डर का पैसा अपन डिवेंचर में डाल रहे हैं, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर अकाउंट। तो पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर होल्डर और दूसरी डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर अकाउंट, ये 2 एंट्री अपन को याद रखनी है। एक मुश्त पेमेंट होने पर जब हम लमसम में शेयर इशू डिवेंचर्स इशू करते हैं, लमसम में जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो यही 2 एंट्री करनी रहती है, पहली बैंक टू डिवेंचर होल्डर और दूसरी डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर अकाउंट। इसी के आधार पर एक प्रश्न कर लेते हैं। एक मुश्त अपन ने पेमेंट किया तो अपन को 2 एंट्री करनी रहेगी, एक तो बैंक टू डिवेंचर होल्डर, दूसरी करनी होगी डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, रवि लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले 10,000 11% ऋण पत्र जारी किए, समस्त राशि एक मुश्त प्राप्त हुई, ऋण पत्र निर्गमन संबंधी आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो रवि लिमिटेड है, 100 रुपये वाले 10,000, तो 100 रुपये वाले 10,000 कितने के हो जाएंगे, ये 10 लाख के। तो कंपनी ने 10 लाख रुपए के
ऋण पत्र जारी किए। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और दूसरी हो जाएगी डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर अकाउंट। 11% इसका नाम है कि कंपनी ब्याज 11% के हिसाब से देगी। तो रवि लिमिटेड की पुस्तकों में एंट्री करनी है तो अपन हेडिंग लिखेंगे जनरल ऑफ रवि लिमिटेड। कॉलम रहेंगे इसके डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, जैसा कि अभी आपको बताया 10 लाख अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, इसकी नरेशन। और दूसरी प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। पहली एंट्री में बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट किया, कौन दे रहा है? डिबेंचर होल्डर। एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया। और दूसरी एंट्री में डिबेंचर होल्डर को डेबिट करके पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये 10-10 लाख की दो प्रविष्टि हो जाएगी। इसका ग्रांड टोटल हो जाएगा 10 लाख की पहली प्रविष्टि, 10 लाख की दूसरी प्रविष्टि, 20 लाख की प्रविष्टि हो जाएगी। तो अपन को इतना ध्यान रखना है, जब भी लमसम अपन शेयर इशू करेंगे तो 2 ही प्रविष्टि करनी है, पहली बैंक टू डिबेंचर होल्डर, दूसरी डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर अकाउंट। ये तो हुई एक मुश्त पेमेंट की एंट्री। अब किस्तों में, अंशों या फिर ऋणपत्रों को किस्तों में जारी करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंशों को या ऋणपत्रों को अपन जारी करेंगे तो प्रथम किस्त को अपन बोलेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन रहेंगे, ऋणपत्र आवेदन। दूसरी किस्तों को बोलेंगे ऋणपत्र आवंटन यानी डिबेंचर अलॉटमेंट। तीसरी किस्तों को बोलेंगे डिबेंचर प्रथम याचना है कि डिबेंचर फर्स्ट कॉल। चौथी किस्तों को बोलेंगे अपन ऋणपत्र द्वितीय याचना यानी कि डिबेंचर सेकंड कॉल। और पांचवी किस्तों को बोलेंगे अपन ऋणपत्र तृतीय याचना की डिबेंचर थर्ड कॉल। इसको फाइनल कॉल बोलेंगे, आखिरी कॉल को अपन को फाइनल कॉल बोल सकते हैं। जब ऋणपत्र धारियों से राशि किस्तों में प्राप्त हो, ठीक है ना। तो आपको कौन कौन सा नाम बताया? पहले तो डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरा डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल और डिबेंचर थर्ड कॉल। ठीक है, जब हम ऋणपत्र कंपनी ऋणपत्र जारी करती है तो जिसको ऋणपत्र खरीदने हैं वो ऋणपत्र के लिए एप्लीकेशन देगा। तो पहली किस्त एप्लीकेशन के साथ, फिर कंपनी के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस इकट्ठी हो जाएगी। फिर कंपनी ये डिसाइड करेगी कि किसको डिबेंचर अलॉट करना है, किसको नहीं करना। तो कंपनी दूसरी जो किस्त मांगेगी अलॉटमेंट के समय मांगेगी कि हम आपको डिबेंचर्स दे रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं डिबेंचर्स का, अब हमको सेकंड किस्त दीजिए। तो दूसरी किस्त अलॉटमेंट के समय, फिर से बता रहा हूँ, कंपनी ने डिबेंचर्स जारी किए, जिसको खरीदना था उन्होंने एप्लीकेशन मनी डिबेंचर की जमा करी, ये पहली किस्त हो गई। फिर कंपनी के पास बहुत सारी एप्लीकेशन मनी इकट्ठी हो चुकी है। अब कंपनी ये डिसाइड करेगी कि किसको डिबेंचर्स अलॉट करने हैं, किसको नहीं करने। तो कंपनी जिसको डिबेंचर्स अलॉट करेगी तो वो दूसरी किस्त मांगेगी अलॉटमेंट के समय कि हम आपको डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं, दूसरी किस्त दो। तो सेकंड किस्त। अब अलॉटमेंट होने के बाद में जब कंपनी फिर आपको कॉल करेगी फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट कॉल। उसके बाद में दूसरी बार कॉल करेगी तो सेकंड कॉल, फिर थर्ड बार कॉल करेगी तो थर्ड कॉल। तो पहली किस्त हो जाती है डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरी डिबेंचर अलॉटमेंट, तीसरी हो जाती है डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट के बाद पहली बार कॉल करेगी तो फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट के बाद दोबारा कॉल करेगी तो सेकंड कॉल, अलॉटमेंट के बाद में तीसरी बार कॉल करेगी तो थर्ड कॉल। तो पहला एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल। ऐसे करके कंपनी 5 बार में पैसा मांग सकती है। तो हमने जब लमसम में अपन ने एंट्री करी थी तो अपन ने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, यानी बैंक में पैसा आया और देने वाले डिबेंचर होल्डर है। अब डिबेंचर होल्डर से अपन को बार बार पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन के समय भी पैसा मिलेगा, तो उसको डिबेंचर एप्लीकेशन बोल देंगे। तो डिबेंचर होल्डर से जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो डिबेंचर होल्डर की जगह अपन डिबेंचर एप्लीकेशन वर्ड यूज़ करेंगे। और डिबेंचर होल्डर से जब अपन को डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो डिबेंचर होल्डर की जगह अपन डिबेंचर अलॉटमेंट वर्ड यूज़ करेंगे। और डिबेंचर होल्डर से अपन को जब डिबेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो होल्डर की जगह अपन डिबेंचर फर्स्ट कॉल वर्ड यूज़ करेंगे। और सेकंड कॉल का जब पैसा मिलेगा तो डिबेंचर होल्डर की जगह डिबेंचर सेकंड कॉल का अपन वर्ड यूज़ करेंगे। यानी ये जो अपन ने प्रविष्टि करी है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर, इसकी जगह अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यानी बैंक को तो डेबिट ही करना है लेकिन होल्डर की जगह एप्लीकेशन वर्ड यूज़ हो गया। दूसरी एंट्री अपन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी अपन को होल्डर से अपन को अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है तो बैंक को तो अपन को डेबिट करना है लेकिन डिबेंचर होल्डर की जगह अपन अलॉटमेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो बैंक टू होल्डर की जगह एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, यानी बैंक टू डिबेंचर होल्डर की जगह बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। और जब सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा तो अपन एंट्री करेंगे बैंक टू डिबेंचर सेकंड कॉल, इसको फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। तो देखा अपन ने बैंकों को तो डेबिट ही करना है, अपन को बस ये ध्यान रखना है कि होल्डर की जगह अपन क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो बैंक टू होल्डर की जगह बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल और बैंक टू सेकंड कॉल। इस प्रकार से अपन को 4 बार में पैसा मिलेगा। तो ये 4 प्रविष्टि अपन को पैसा मिलने की करनी है।
अब दूसरी प्रविष्टि अपन देखें, मैंने आपको बताया था कि इशू जब हम लमसम में करते हैं तो दो एंट्री करते हैं, बैंक टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर। तो ये जो सेकंड वाली एंट्री है डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर, अब अपन को एप्लीकेशन का पैसा मिला है तो अपन डिबेंचर होल्डर की जगह एप्लीकेशन वर्ड यूज़ करेंगे। नीचे जो डिबेंचर क्रेडिट हो रहा तो वैसे के वैसे क्रेडिट होगा, बस होल्डर की जगह नाम बार बार बदलता रहेगा। डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, फिर डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर की जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, और डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर की जगह डिबेंचर सेकंड कॉल टू डिबेंचर। ठीक है, ये अपन को प्रविष्टि करनी है। तो 4 बार पैसा मिलने की एंट्री और 4 बार उसको ड्यू करने की एंट्री, यानी कि उनका पैसा अपन को ट्रांसफर करने की एंट्री करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन की इस प्रकार से 2 प्रविष्टि हो जाएगी, एक तो बैंक टू एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, और एप्लीकेशन का पैसा जब हम ड्यू करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट करेंगे अपन। अलॉटमेंट की भी इस प्रकार से 2 एंट्री होंगी। अलॉटमेंट जब मिलेगा तो अपन करेंगे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट जब हम ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। इसी प्रकार से डिबेंचर फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्री होंगी। जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, और जब फर्स्ट कॉल का पैसा अपन ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर अकाउंट। आपको ये सारी एंट्री एक जैसी दिख रही होंगी, थोड़ा सा अंतर है, अगर आप थोड़ा उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अच्छे से इनको समझ सकते हैं। सेकंड कॉल का पैसा अपन को मिलेगा तो अपन एंट्री करेंगे बैंक टू डिबेंचर सेकंड कॉल, और उसको जब ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर सेकंड कॉल टू डिबेंचर अकाउंट। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की 2 और सेकंड कॉल की 2। यानी अगर कंपनी ने 4 बार पैसा मांगा है तो 8 एंट्री होगी, है ना, सबकी 2-2 प्रविष्टि है। 3 बार में पैसा मांगा तो 6 एंट्री होंगी। अब अंशों या ऋणपत्रों का किस्तों में पेमेंट करते समय प्रमुख प्रविष्टियाँ। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा अपन को मिल जाएगा, उसके बाद अपन ड्यू करेंगे। तो एप्लीकेशन में थोड़ा अलग चलता है, एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलता है उसके बाद अपन उसको ड्यू करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। फर्स्ट कॉल पहले अपन ड्यू करेंगे फिर वो रिसीव होगा, सेकंड कॉल पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा। लेकिन एप्लीकेशन का पहला पैसा पहले अपन को मिल जाता है, क्योंकि जिसको अप्लाई करना होता है वो पहले अप्लाई करता है। तो एप्लीकेशन का पैसा पहले अपन को डिबेंचर होल्डर से मिलता है, उसके बाद अपन वो ड्यू करते हैं। फिर एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद में हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तब वो चुकाते हैं डिबेंचर होल्डर। हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, उसके बाद में डिबेंचर होल्डर फर्स्ट कॉल चुकाते हैं। फिर कंपनी सेकंड कॉल ड्यू करती है, उसके बाद में सेकंड कॉल का पैसा मिलता है। तो एप्लीकेशन के समय थोड़ा अलग चलता है, उसके बाद में ड्यू रिसीव चलता रहता है। तो पहली प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन का मनी अपन ड्यू करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट। मान लीजिए कि 6% डिबेंचर है तो 6% डिबेंचर अपन वर्ड यूज़ करेंगे कि कंपनी ने 6% ऋणपत्र जारी किए तो 6% अपन को बार बार डिबेंचर से पहले लगाना है, डिबेंचर अकाउंट से पहले। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, और वो रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है ना, पहला क्या हुई बैंक टू एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन टू डिबेंचर, फिर अलॉटमेंट टू डिबेंचर और फिर बैंक टू अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। वीडियो पॉज करके ये सारी एंट्री लिख लीजिए। जब भी किस्तों में पेमेंट लेगी कंपनी ऋणपत्र का तो यही प्रविष्टि अपन को बार बार करनी है। फिर सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसी के आधार पर अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले 10,000 11% ऋणपत्र जारी किए, जिनमें से प्रति अंश 20 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, 30 रुपये प्रथम याचना पर और 20 रुपये द्वितीय अंतिम याचना पर देय हैं। अंशों के निर्गमन के संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वीडियो पॉज कीजिए, इस प्रश्नों को लिख दीजिए ताकि आपको आसानी से प्रश्न समझ में आ सके। अब 100 रुपये वाले 10,000, अब 10,000 ऋणपत्र जारी करें तो 10,000 ऋणपत्रों पर 20 रुपये आवेदन के मिलेंगे तो कितने के हो जाएंगे ये 2 लाख के। 10,000 ऋणपत्र पर 30 रुपये आवंटन के मिलेंगे तो कितने के हो जाएंगे 10,000 × 30 यानी कि 3 लाख रुपये। 30 रुपये प्रथम याचना की फर्स्ट कॉल के मिलेंगे तो 10,000 पे 30 रुपये फर्स्ट कॉल के मिलेंगे तो 3 लाख रुपये। और 10,000 ऋणपत्र पर 20 रुपये आपको द्वितीय अंतिम याचना सेकंड कॉल के मिलेंगे तो 10,000 में 20 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये, यानी एप्लीकेशन की एंट्री 2 लाख पे होगी, अलॉटमेंट की 3 लाख पर, फर्स्ट कॉल की 3 लाख पर और सेकंड कॉल की भी 3 लाख पर एंट्री होगी। 10,000 का अपन को 20 में 30 में 20 में 30 में गुणा करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहले जो क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहाँ एक मुश्त पेमेंट मिला था, लेकिन यहाँ पर आवेदन, आवंटन
प्रथम याचना और द्वितीय याचना यानी अंतिम याचना, इस प्रकार से 4 बार में पैसा अपन ने मांगा। तो पहला जो अपन ने प्रश्न करा था वो एकमुश्त था, तो 1 बार में पैसा मांगा था तो 2 एंट्री होंगी, और यहाँ 4 बार में पैसा मांगा है तो 8 एंट्री होंगी। यानी आवेदन की 2 एंट्री, आवंटन की 2 एंट्री, प्रथम याचना की 2 एंट्री और द्वितीय याचना यानी अंतिम याचना की भी 2 एंट्री। इस प्रकार से 4 बार पैसा मांगा तो 8 एंट्रियाँ होनी है। अब पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 10,000 ऋण पत्र 20 रुपये के हिसाब से 2 लाख के हुए। फिर एप्लीकेशन के पैसा अपन डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे, एप्लीकेशन मनी ड्यू करेंगे 2 लाख से ही, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% या फिर 11% जो भी है। अगर सवाल में 11% लिखा है तो आपको 11% ही लिखना है। फिर आपको अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, क्वेश्चन में जितने परसेंट ऋण पत्र है उतने परसेंट ही आपको डिबेंचर अकाउंट के आगे लिखना रहेंगे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर अकाउंट, और फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल ड्यू कर रहे हैं तो डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और सेकंड कॉल का पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ग्रांड टोटल हो जाएगा इसका 20 लाख। इस प्रकार अपन इसकी पुनरावृत्ति देखते हैं। रिवीजन, आज हमने देखा कि ऋण पत्रों का अर्थ क्या होता है, ऋण पत्रों के प्रकार क्या होते हैं। तो इसके बाद में ऋण पत्रों की विशेषताएं हमने सीखी। फिर ऋण पत्रों के महत्व के बारे में अपन ने जाना, ऋण पत्र और अंशों में जो अंतर है वो सीखा। उसके बाद में ऋण पत्रों का एकमुश्त और किस्तों में निर्गमन कैसे होता है, उसकी कैसी प्रविष्टियाँ होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। गृह कार्य फटाफट से नोट कर लीजिए। ऋण पत्रों का अर्थ और ऋण पत्रों के प्रकारों को आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा है ऋण पत्रों की विशेषताएं और ऋण पत्रों के महत्व को लिखिए, ये आपका दूसरा प्रश्न है। अंश और ऋण पत्र में अंतर लिखिए, ये आपका तीसरा प्रश्न है। ये सब होमवर्क है, आपको नोट करना है। वीडियो को पॉज करके भी आप ये सारे प्रश्नों को लिख सकते हैं। इसके बाद में ये है, वीडियो को पॉज करके आप इस प्रश्नों को लिख दीजिए, इसके अगले वाले प्रश्नों को भी लिख दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और ये स्क्रीन पे जो आपको ये प्रश्न दिख रहे हैं नोट कर लीजिए। आपको सॉल्व करना है। पहला एकमुश्त निर्गमन का है और दूसरा किस्तों में। तो क्वेश्चन है, अवि लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले 20,000 9% ऋण पत्र जारी किए, समस्त राशि एकमुश्त प्राप्त हुई। ऋण पत्र निर्गमन संबंधी आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। अगला प्रश्न है, सुनील लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले 20,000 8% ऋण पत्र जारी किए, जिनमें से प्रति अंश 20 रुपये आवेदन पर, 25 रुपये आवंटन पर, 25 रुपये प्रथम याचना पर और 30 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना पर दिए हैं। अंशों के निर्गमन संबंधी प्रविष्टि कीजिए। आपको वीडियो को पॉज करना है, रोकना है और उसके बाद में ये पूरा होमवर्क आपको लिखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।